डिसाइड्स में आपके साथ मैं हूं श्वेता एस त्रिपाठी। लोकसभा चुनाव में शानदार जीत दर्ज करने के बाद बीजेपी उत्साहित है। खासकर उत्तर प्रदेश में मिली ऐतिहासिक कामयाबी ने अब बीजेपी के नेताओं में ये उम्मीद जगा दी है कि शायद लंबे वक्त से रूठी सूबे की सत्ता उनके करीब आ जाएगी। बीते 1.5 दशक में यूपी में बीजेपी का ग्राफ जो लगातार गिरता जा रहा था, एकाएक उछल सा गया। लिहाजा बीजेपी इस माहौल को भुलाने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती और ऐसे में 2014 को फतेह करने के बाद अब बीजेपी के निशाने पर है मिशन 2017। बीजेपी की कोशिश है दिल्ली के बाद अब लखनऊ का किला भी फतेह हो जाए। आने वाले वक्त में यूपी की जमीन मजबूत रहे और उसके सहारे दिल्ली का रास्ता बार बार तय होता रहे। वडोदरा छोड़कर वाराणसी सीट पर मोदी का सांसद बने रहना इसी रणनीति का एक हिस्सा भर है। ये वो रणनीति है जिसके सहारे बीजेपी अब नई सियासी कीर्तिमान बनाने के सपने देख रही है। आज की चर्चा में हम बीजेपी की इसी रणनीति को समझने की कोशिश करेंगे। वडोदरा और वाराणसी दो जगहों से लोकसभा के लिए भारी अंतर से चुने गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी को ही अपने पास रखने का एक फैसला किया। कल ही मोदी ने वडोदरा सीट से इस्तीफा दे दिया था। दरअसल वाराणसी की सीट पर मोदी का बने रहना बीजेपी की एक गहरी रणनीतिक का एक हिस्सा माना जा रहा है, जिसका अगला निशाना है मिशन 2017। देश की सबसे बड़ी कुर्सी तक नरेंद्र मोदी को पहुंचाने में उत्तर प्रदेश में जीती गई 73 सीटों की भूमिका सबसे अहम है। बीजेपी ने नमो नाम के सहारे 80 में से 73 सीटें उस दौर में जीती हैं जिस दौर में बीजेपी विधानसभा की सीटों के लिहाज से चौथे नंबर पर है। 2009 में मिली 10 सीटों के मुकाबले बीजेपी को 7 गुना ज्यादा कामयाबी मिली है, तो इसके पीछे नमो लहर का ही करिश्मा है, जिसने सुस्त पड़े बीजेपी संगठन को एकाएक फुल एक्शन मिलाकर खड़ा कर दिया। बहरहाल ये तो पुरानी बात हो चुकी है। नई बात यह है नरेंद्र मोदी बनारस से ही सांसद बने रहेंगे, या यूं कहें कि बनारस को प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र होने का गौरव अगले 5 सालों तक मिलता रहेगा। दरअसल ये एक मनोवैज्ञानिक कदम है, एक ऐसा कदम जिसका करिश्मा 16 मई को दिख चुका है। बनारस से मोदी को चुनाव लड़ाने के बाद बीजेपी ने उत्तर प्रदेश, खासकर पूर्वांचल में सिर्फ आजमगढ़ को छोड़कर बाकी सारी सीटों पर क्लीन स्वीप किया है। उत्तर बिहार में सहयोगियों के साथ 11 की 11 सीटों पर क्लीन स्वीप किया है। जाहिर है मोदी को बनारस से लड़ाने की बीजेपी थिंक टैंक की रणनीति ने उम्मीद से ज्यादा कामयाबी दिखाई है। सो कामयाब फॉर्मूले पर आगे बढ़ने की कोशिश शुरू हो चुकी है। निशाने पर है लखनऊ का ताज और साल 2017 में होने वाले यूपी विधानसभा चुनाव। दरअसल यूपी में सत्ता होनी बीजेपी के लिहाज से खासी अहम है, वो भी ऐसे वक्त में जबकि दिल्ली का ताज बीजेपी की झोली में आ चुका है। यूपी में पार्टी की मजबूती और अपने एजेंडे को चलाने के लिए लखनऊ में भी सत्ता हासिल करना अब बीजेपी की प्राथमिकता में है। बीजेपी को उम्मीद है कि अगर नमो नाम के सहारे लखनऊ का किला भी फतेह हो गया तो मोदी की कार्यशैली का फायदा उसे बेहतर तरीके से मिलेगा और फिर बीजेपी की बुनियाद यूपी से हिलानी विरोधियों के लिए मुश्किल हो जाएगी। बीजेपी का उत्साह लोकसभा चुनाव में 328 विधानसभा सीटों पर मिली बढ़त से भी बढ़ा है। बीजेपी मानकर चल रही है कि 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी अपने दम पर वो करिश्मा कर ले जाएगी जो 2007 में मायावती और 2012 में अखिलेश यादव ने किया है, मतलब पूर्ण बहुमत। हालांकि ये राह इतनी आसान नहीं है, लेकिन इतनी मुश्किल भी नहीं है। लोकसभा चुनाव में बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने जिस तरह से पसीना बहाया है, जिस तरह का उत्साह दिखाया है, वो तभी कायम रह सकता है जब उसे विशिष्ट होने का एहसास रहे, और ये एहसास तभी आ सकता है जब मोदी बनारस से सांसद बने रहें। इसके अलावा मोदी का सीधा दखल अगर यूपी में रहता है तो उस गुटबाजी पर भी नकेल कसी जा सकती है जिसने बीते 1.5 दशक में सूबे में पार्टी का बेड़ा गर्क कर रखा है। यानी बीजेपी अपना एजेंडा साफ कर चुकी है और इस बात के साफ साफ संकेत मिल रहे हैं कि आने वाले दिनों में भी यूपी की सियासत का गणित नरेंद्र मोदी के ही इर्द गिर्द रहेगा और मोदी का बनारस से सांसद रहना दरअसल बीजेपी के उस कैडर के लिए एक मनोवैज्ञानिक टॉनिक जैसा होगा जो सालों बाद अगर पार्टी के खेमे में लौटा है तो सिर्फ नमो नाम पर। जाहिर है बीजेपी का थिंक टैंक इस प्रभाव को भुनाने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी संगम।
मिशन 2017 के लिए बीजेपी की रणनीति पर दरअसल चुनाव परिणामों के पहले से ही काम चल रहा है। आज से ठीक 1 महीने पहले यानी कि 30 अप्रैल को जी मीडिया संवाददाता विवेक तिवारी ने यूपी बीजेपी के सह प्रभारी सुनील बंसल से इस सिलसिले में बात की थी और सुनील बंसल ने साफ साफ ये बताया था कि बीजेपी की टीम 16 मई यानी कि नतीजों के दिन से अपने अगले टारगेट पर जुट जाएगी। 2017 का चुनाव 2-3 साल और बचे हैं। बीजेपी उत्तर प्रदेश में भी जरूर सरकार बनाना चाहती थी। एक जमाने में बीजेपी का काफी दमखम हुआ करता था उत्तर प्रदेश की विधानसभा में। उस दिशा में भी आगे काम होगा कि इस लाभ को वहां तक पहुंचाया जाए। बिल्कुल, मैं मानता हूं जिस प्रकार से अभी एक अच्छा अनुकूल वातावरण भारतीय जनता पार्टी के लिए उत्तर प्रदेश में बना है, आने वाले 2017 की तैयारी भी एक 16 मई के परिणाम आने के बाद यहाँ के सब पूरे प्रदेश के कार्यकर्ताओं के साथ टीम मिलकर के हम लोग योजना बनाकर उस दिशा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में बने, इस दिशा में हम सब मिलकर के प्रयास करेंगे। और 2 खास मेहमान हैं हमारे साथ। वाराणसी से प्रोफेसर कौशल किशोर मिश्र हैं और साथ में हमारे पास इस वक्त लखनऊ से हैं बीजेपी के नेता आईपी सिंह जी। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है। आईपी जी, पहला सवाल आपसे ही लेना चाहती हूं कि किस तरीके से 2017 अब टारगेट में है और आप आगे बढ़ रहे हैं, कैसे आप दूसरी पार्टियों को इस बार भी एक जबरदस्त पटकनी देने के लिए तैयार हैं? बात बिल्कुल साफ है कि दौलत की बेटी भ्रम का मायाजाल फैलाकर एक बार सत्ता में रही और 2014 में बिल्कुल सत्ता से बाहर क्या इतना बड़ा जीरो मिला है कि उनकी वापसी बिल्कुल नामुमकिन है। और जब हम बहुजन समाजवादी पार्टी का नाम लेते हैं तो उनके साथ समाजवादी पार्टी का भी नाम आता है, जिसको 2.5 वर्ष हो गया कुशासन, भ्रष्टाचार कमोबेश अगर देखा जाए, और एक परिवार की पार्टी बिल्कुल उसी ढर्रे पर है जिस प्रकार का शासन मायावती ने दिया। उत्तर प्रदेश की जनता बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी से बिल्कुल ऊब चुकी है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को अगर विधानसभा के दृष्टिकोण से देखा जाए तो 365 सीटों का मैंडेट अभी हमें प्राप्त हुआ है। इसलिए हम सब पूरी जी जान से लगे हुए हैं कि अब उत्तर प्रदेश से ये दोनों रीजनल पार्टियां जानी चाहिए और एक ऐसी सरकार, लोकप्रिय सरकार भारतीय जनता पार्टी की बने जिससे कि आम जनता का भला और विकास हो, जिसमें माननीय मोदी जी गुड गवर्नेंस एंड डेवलपमेंट का जो एक उन्होंने एजेंडा दिया है उस पर हम उनके साथ आगे बढ़ सकें। और उनका पूर्वी उत्तर प्रदेश में आना एक बहुत बड़ी घटना है। सीट रखना भी बहुत बड़ी एक कहीं ना कहीं बहुत बड़े मायने दिखाती है। प्रोफेसर कौशल किशोर, यही थोड़ा समझना चाह रही हूँ, इसी बात पर मैं घूम के आना चाह रही थी और आरपी सिंह जी इसी बात पर आ भी गए कि बहुत दूर की सोची गई कि वाराणसी सीट को रखा जाए, क्योंकि अगला मिशन तो यूपी ही है। बहुत दूर की सोच ली गई थी। ये कहीं कि लोकसभा चुनाव थे लेकिन आगे का मिशन भी इसको लेकर साथ चला जा रहा था और इसलिए कैसे आगे बढ़ा जाएगा, कौन सी सीट अहम होगी, प्रॉपर रिसर्च वर्क इस पर था और इसी के तहत वाराणसी सीट भी रखी गई है। देखिए 5 साल पहले जब बहुजन समाज पार्टी को क्लियर कट मेजॉरिटी मिली, उसके बाद समाजवादी पार्टी को क्लियर कट मेजॉरिटी मिली, तो इस बात की संभावना उत्तर प्रदेश में ज्यादा गई कि अब यहाँ निश्चित तौर पर क्लियर कट मेजॉरिटी की संभावना अब लगातार बढ़ रही है। अब गठबंधन की राजनीति उत्तर प्रदेश में समाप्त होने की अग्रसर है। कांग्रेस पार्टी को समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने हाशिए पर खड़ा कर दिया और कुछ वर्षों पहले भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में सशक्त राजनीतिक दल के रूप में उभरी थी, लेकिन वर्षों के अंतराल के बाद यह पार्टी हाशिए पर चली गई, तीसरे, चौथे, 5वें स्थान पर चली गई और क्षेत्रीय पार्टियों का वर्चस्व बढ़ा। इस बात की चिंता भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व में वर्षों से थी और उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनावों के साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के विधानसभा के चुनाव का खाका तैयार कर लिया गया था। उत्तर प्रदेश का लोकसभा चुनाव 2 चुनाव को संकेतित कर रहा था, एक तो लोकसभा का चुनाव और दूसरा आने वाले भविष्य का चुनाव। और नरेंद्र मोदी का जो गुड गवर्नेंस का एजेंडा था, विकास का एजेंडा था, जिससे उत्तर प्रदेश के युवा वर्ग और उत्तर प्रदेश के लोग धार्मिक संप्रदाय, जातिवादी संप्रदाय से ऊपर उठ करके एक विकासवादी मॉडल पर वोट कर रहे थे। ये एक आधार भूमि तैयार हो रही थी और यह तैयार उत्तर प्रदेश के लोकसभा के चुनाव में 73 सीटें जीत करके नरेंद्र मोदी ने दिखाया। नरेंद्र मोदी का यह करिश्मा
अब 2 साल 3 साल तक बना रहेगा, इसके लिए नरेंद्र मोदी को और भारतीय जनता पार्टी को अथक परिश्रम भी करना पड़ेगा। उस मापदंड को तोड़ना पड़ेगा उत्तर प्रदेश में कि उत्तर प्रदेश सिर्फ जातिवादी राजनीति का केंद्र नहीं है, उत्तर प्रदेश सिर्फ धार्मिक संप्रदाय बहुत हद तक तो देखिए प्रोफेसर कौशल किशोर, इस बार ये समीकरण टूटे भी हैं। एक जातीय समीकरण को आगे रखकर जो एक कैलकुलेशन चल रहा था, वो कैलकुलेशन बहुत हद तक फेल हो गया। लेकिन यही एक जरूरी बात है, फैक्टर यही है कि इसी कैलकुलेशन को आगे किस तरीके से बढ़ाया जाता है, किन चीजों पर अब ध्यान दिया जा रहा है, क्योंकि वाकई सही बात आप कह रहे हैं, खाका तैयार हो चुका है और उसी पर अब आगे भी बढ़ा जा रहा है। इंडिया डिसाइड्स में आज हम बात कर रहे हैं कि इस तरीके से अब 2017 की रणनीति को लेकर आगे बढ़ा जा रहा है। दूर का टारगेट रखा गया और यही वजह रही कि बीजेपी ने इसका खाका लोकसभा चुनावों के समय ही तैयार कर लिया था। भले ही लोकसभा चुनावों में वो अपनी स्ट्रैटेजी के तहत आगे बढ़ रही थी, लेकिन दिमाग में विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश के भी थे, क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजनीति बहुत हद तक वैल्यू रखती है देश की राजनीति के लिए। ये भली भांति बीजेपी जानती है और इसीलिए वाराणसी सीट को नरेंद्र मोदी ने अपने पास रखा, वडोदरा सीट से इस्तीफा दिया। हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल भी है। वाराणसी से ही प्रोफेसर कौशल किशोर मिश्र है, लखनऊ से हमारे साथ इस वक्त समाजवादी पार्टी के नेता एसपी यादव जुड़ गए। बहुत बहुत स्वागत है आपका। और बीजेपी के नेता आईपी सिंह भी हमारे साथ मौजूद हैं। एसपी यादव जी, सवाल अब आपसे ही है कि उन जगहों पर, उन सीटों की बात करें, 224 सीटों पर आपको बहुमत हासिल हुआ था विधानसभा चुनावों में 2012 के, लेकिन लोकसभा चुनावों में जब उन्हीं विधानसभा क्षेत्रों को मिलाकर वो लोकसभा क्षेत्र मिले अलग अलग जगहों से, तो आप वहां पर बहुत बुरी तरह से पिछड़ गए। यहां तक कि कई ऐसे मंत्री आपके रहे जो अपने कैंडिडेट को जिताने तक में कामयाबी हासिल नहीं कर पाए। ऐसे में 2017 के लिए आप कौन सा रोड मैप लेकर आगे बढ़ने की तैयारी में आप? देखिए, लोकसभा का चुनाव और विधानसभा के चुनाव अलग अलग पैटर्न पे होते हैं, अलग अलग इश्यूज पे होते हैं। जैसे अभी 2009 में जब लोकसभा चुनाव हुआ था तो कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी बसपा लगभग पाई थी और भारतीय जनता पार्टी की 10 सीट मिली थी। और उसके बाद में जब विधानसभा का चुनाव हुआ 2012 में तो कांग्रेस पार्टी का आता पता नहीं चला। तो ये पैटर्न अलग अलग होता है। अच्छा, एक बात आई, चलिए आप कह रहे हैं पैटर्न अलग अलग होता है, लेकिन आपको अगर ये बात अच्छी तरह से आपको भी खुद पता है। नहीं, एक बात मेरी भी आप पहले सुन लीजिए ना। देखिए जी, हाँ, बात रखिए। नहीं, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि देखिए ये जो 2017 ये जो चुनाव हुआ है 14 का, एक बार सुन लीजिए मेरी बात। 2014 का चुनाव हुआ है, ये भारतीय जनता पार्टी ज्यादा, देखिए मोदी का नाम, मोदी जी आने वाले हैं, मोदी जी आने वाले हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के चुनाव नहीं हुआ था, एक व्यक्ति विशेष मोदी के ऊपर हुआ था, प्रधानमंत्री बनना था। अब जब विधानसभा का चुनाव हुआ तो मोदी, तो आपका भी तो व्यक्ति विशेष ही टारगेट रहता है। किस बात पे आप, ऐसा है एसपी यादव जी, आपका भी तो टारगेट व्यक्ति विशेष ही रहता है। ऐसा तो है नहीं आप व्यक्ति विशेष से अलग हट के बात करते हो। भारतीय जनता पार्टी लोकतांत्रिक पार्टी है। हाँ, देखिए इशू, देखिए ये एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर केंद्र सरकार के खिलाफ था। आईपी सिंह जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, बताइए, कहिए इस पे। उस पैटर्न में वोटिंग हुआ है। मैं कहना यह चाह रहा कि समाजवादी पार्टी के मुखिया श्री मुलायम सिंह यादव और समाजवादी पार्टी को क्या अलग किया जा सकता है? बिल्कुल नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो परिवार की पार्टी है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी लोकतांत्रिक पार्टी है। नितिन गडकरी जी पोस्टर चिपकाते हैं, आईपी सिंह पोस्टर चिपकाते हैं, नरेंद्र मोदी पोस्टर चिपकाते हैं, फिर प्रधानमंत्री के पद तक पहुंचते हैं। इसलिए समाजवादी पार्टी को यह बात बिल्कुल साफ साफ समझनी चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी समाजवादी पार्टी नहीं है, और समाजवादी पार्टी बहुजन समाजवादी पार्टी दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं। इसलिए दोनों को जनता टेस्ट और ट्रायल ले चुकी है और ये समाजवादी पार्टी का आखिरी पारी थी और समाजवादी पार्टी की ये पारी जल्दी से जल्दी समाप्त होने वाली है। और ठीक 2014 में बनारस से सटा हुआ झारखंड में चुनाव है, 2015 में बिहार में चुनाव है
और एज सुन एज पॉसिबल उत्तर प्रदेश में चुनाव होगा, जिसमें भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ वापसी करने वाली है। एसपी यादव जी, आपसे सवाल यही, मैं आपसे समझ रही हूँ आप क्या कहना चाह रहे हैं, लेकिन मेरा सवाल भी सुन लीजिए। ये बताइए, आप जो सवाल ये बात रख रहे थे कि पैटर्न अलग अलग होते हैं, लेकिन लोग तो वही होते हैं जिन्होंने, हम उत्तर प्रदेश के उन्हीं लोगों की बात कर रहे हैं जिन्होंने आपको बहुमत दिया था। अब आखिर इतना इस तरीके से 2.5 साल में मोहभंग कैसे हो सकता है? फिर पैटर्न ठीक है, अलग है मुद्दे, लेकिन कहीं ना कहीं जो एक गैप रहा है वो तो कम हो सकता था, तो इतनी जल्दी मोहभंग कैसे हो गया? देखिए, ऐसा है, जब लोकसभा चुनाव चल रहा था, जब बनारस में मोदी जी का डिसाइड नहीं हुआ था लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे, और जोशी जी उस समय पोस्टर चिपका था, मोदी जी का नाम पोस्टर में फोटो नहीं था, लोगों ने, बीजेपी के लोगों ने उसको फाड़ दिया था। तो इस तरीके से मैं कहना चाहता हूँ, पैटर्न देखिए अलग अलग है। और ये विधानसभा का चुनाव जब भी देखिए उत्तर प्रदेश या पूरे हिंदुस्तान में चुनाव हुआ है, तो विधानसभा का चुनाव हमारी गवर्नमेंट का होगा, पैमाना होगा, लेकिन लोकसभा का चुनाव केंद्र सरकार का था और केंद्र सरकार के इशू पे चुनाव हुआ है। तो इसलिए इसको ऐसा आप नहीं कह सकते, क्योंकि अगर हम थोड़ा पीछे चले जाएं तो अभी भी देश में कुछ मुद्दे हावी रहते हैं, प्रदेश में भी वही मुद्दे हावी रहते हैं, महंगाई, भ्रष्टाचार और सुशासन। ये मुद्दे हमेशा ही, अगर हम विधानसभा चुनावों की बात भी करें तो वहां पर भी ये मुद्दे जरूर हावी थे, और इन मुद्दों पर ही लोगों ने आपको वोट भी दिया था, आप बहुमत में भी आए थे। लेकिन 2.5 साल में ये जो एक सुशासन का जो एक सपना था वो किस तरह से आगे बढ़ रहा है, ये भी एक सामने आ चुका है। हमारे साथ लखनऊ, वाराणसी से भी खास मेहमान है, प्रोफेसर कौशल है। प्रोफेसर कौशल, क्या लग रहा है आपको, जो ये क्या एक तरीके की जो बात रखी जा रही है कि नहीं पैटर्न अलग है, सब कुछ अलग है, ये जस्टिफाई होती है? देखिए, राजनीति बदल रही है। इस देश को, देश के राजनीतिक दलों को, प्रदेश और देश के राजनीतिक प्रवृत्ति को देखना चाहिए, समझना चाहिए। देश और प्रदेश की राजनीति का चरित्र बदल रहा है, पैटर्न बदल रहा है, युवाओं की भागीदारी बदल रहा है। अब ये कहना एकदम असंगत है कि पैटर्न अलग अलग है। कौन सा पैटर्न है? देश में एक ही चुनाव हो रहा है, चाहे प्रदेश का हो चाहे देश का हो। चुनाव में मुद्दे एक होते हैं, वोट देने वाली जनता एक होती है, उसकी दृष्टि एक होती है। पिछले 2 साल में उत्तर प्रदेश की सरकार को इतना जनता की इतना एक सवाल और आपसे मैं करना चाह रही हूँ प्रोफेसर कौशल किशोर, नरेंद्र मोदी का उत्तर प्रदेश में रहना उत्तर प्रदेश के लिहाज से कितना फायदेमंद है? प्रोफेसर कौशल, देखिए, उत्तर प्रदेश के लिहाज से फायदेमंद है कि उत्तर प्रदेश में मुलायम, मैं ये मानता हूं कि मुलायम सिंह का बड़ा नेतृत्व था, उनका समाजवाद चुक गया है। अखिलेश का जो युवा नेतृत्व था उसके प्रति युवाओं का मोह भंग हो गया है। जब अखिलेश और मुलायम, मायावती का जो सुशासन का तथाकथित करिश्मा। जी, चलिए, प्रोफेसर कौशल किशोर टेक्निकल फेलियर की वजह से हमारे साथ इस वक्त नहीं जुड़ पा रहे हैं। बहरहाल दोनों खास मेहमान हमारे साथ है इस चर्चा में। आप दोनों का ही बहुत बहुत धन्यवाद। प्रोफेसर कौशल किशोर, आप भी इस चर्चा में शामिल हुए, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो इंडिया इनसाइट्स में बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।